एक बूंद, बस एक बूंद झरकी, और आज का भारत शायद कभी होता ही नहीं। एक रानी मरती है, एक बच्चा मां के शरीर से चीरकर निकाला जाता है और उसके माथे पर गिरती है जहर की एक बूंद। इस एक पल को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, एक ऐसे साम्राज्य में जो रोम से भी अमीर था, और एक ऐसे आदमी तक जिसे उसी साम्राज्य के महल से बालों से घसीट कर बाहर फेंका गया था। अलेक्जेंडर लौट चुका था, बेबीलोन में उसकी मौत हो चुकी थी और भारत का दरवाजा खुला पड़ा था। पर उस दरवाजे से जो अंदर आया वो कोई राजकुमार नहीं था, कोई सेनापति नहीं था। वो था एक लड़का जिसका कोई नाम नहीं था, न सेना, न सिंहासन, न खानदान। 20 साल के अंदर यही लड़का बंगाल से अफगानिस्तान तक राज करेगा, भारत का पहला सम्राट। और उसके पीछे खड़ा होगा एक अपमानित ब्राह्मण। इस कहानी में कुछ इतिहास है, कुछ किंवदंती, और यही इसका जादू है। पर उस लड़के को समझने से पहले उस साम्राज्य को समझना होगा जिस पर उसने हमला करने की हिम्मत की, और उस आदमी को जिसने उसे ये हिम्मत दी, मगध, और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। 3 नदियों के संगम पर बसा दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सुरक्षित शहर। इस पर राज करता था नंदवंश। इनके खजाने की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं, और इनकी सेना गंगा के मैदान की अब तक की सबसे बड़ी सेना। कितनी बड़ी? यूनानी लिखते हैं 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, हजारों रथ और हजारों युद्ध हाथी। यही वो सेना थी जिसका नाम सुनकर अलेक्जेंडर के अपने सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। पर इस ताकत का मालिक धनानंद जनता के बीच नफरत का नाम था। लालची, घमंडी और कहते हैं नीच कुल का। लोग उससे डरते थे, पर उसे चाहता कोई नहीं था। और इसी शहर की तरफ धूल भरी सड़क पर एक अकेला ब्राह्मण चला आ रहा था। तेज दिमाग, तीखी जबान और शक्ल बिल्कुल मामूली। नाम चाणक्य। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामूली सा आदमी इस पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है, और इसकी शुरुआत होगी एक अपमान से। चाणक्य नंद के दरबार में पहुंचा, पर वहां उसकी बुद्धि नहीं, उसकी शक्ल देखी गई। उसका मजाक उड़ाया गया और भरे दरबार में उसे उसकी छोटी पकड़कर घसीट कर बाहर फेंक दिया गया। धूल में पड़े उस आदमी ने अपनी छोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक वो नंदवंश को जड़ से मिटा नहीं देता, ये छोटी बंधेगी नहीं। एक अकेला आदमी एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ। उसके पास सेना नहीं थी, उसके पास एक योजना थी, एक ऐसा राजा बनाना जिसे वो शुरू से गढ़ सके। और वो राजा उसे मिला मिट्टी में खेलते हुए। एक गांव में कुछ बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। बीच में बैठा एक लड़का फैसले सुना रहा था, हुक्म दे रहा था, और बाकी बच्चे चुपचाप मान रहे थे। चाणक्य रुक गया। उसने लड़के को परखा, कुछ मांगा। लड़के ने राजा के अंदाज में पास खड़ी गायें दान कर दी, जैसे पूरी दुनिया उसकी हो। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके हुक्म को टालने की। चाणक्य को उसका हथियार मिल गया था। कहते हैं उसने उस लड़के को 1,000 सोने के सिक्कों में खरीदा और ले गया तक्षशिला। तक्षशिला में उस लड़के को गढ़ा गया युद्ध, राजनीति, भाषाएं, चालें। एक साधारण लड़का धीरे धीरे एक हथियार में बदल रहा था, और फिर एक छोटी सी सेना और बहुत सारी हिम्मत लेकर दोनों ने भारत की सबसे बड़ी ताकत पर सीधा हमला बोल दिया। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। वो सीधे दिल पर वार करने गए, नंद साम्राज्य के केंद्र पर, और कुचल दिए गए। चंद्रगुप्त बुरी तरह हारा। दोनों को जान बचाकर भागना पड़ा। शिकार बने, छुपते छुपाते, भूखे। प्रतिभा थी, गुस्सा था, हिम्मत थी, पर कुछ कमी थी। और वो कमी क्या थी, ये उन्हें न किसी सेनापति ने बताया, न किसी किताब ने। ये उन्हें बताया एक मां ने अपने बच्चे को डांटते हुए। छुपते हुए एक झोंपड़ी के बाहर चाणक्य ने सुना। एक मां अपने बेटे को डांट रही थी। बच्चे ने गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया था और उसकी उंगलियां जल गई थीं। बीच में हाथ मत डाल, किनारों से खा, जो ठंडे हैं, फिर धीरे धीरे बीच तक पहुंच। चाणक्य के दिमाग में बिजली कौंधी। यही तो उसकी गलती थी। वो सीधे जलते हुए बीच पर, राजधानी पर टूट पड़ा था।
पहले किनारे लेने चाहिए थे, पहले सीमाएं। एक बच्चे की थाली ने एक साम्राज्य जीतने का तरीका बदल दिया। इस बार वो नंद साम्राज्य पर हमला नहीं करेंगे। इस बार वो उसे किनारों से खाएंगे। ताकत कम थी तो चाणक्य ने एक ताकतवर पहाड़ी राजा से हाथ मिलाया। पर्वतक तय हुआ, नंद का राज्य आपस में बांट लेंगे। पर एक साथी जो आधा साम्राज्य मांगता है वो कल का दुश्मन है। और चाणक्य आगे की सोचता था। कहानी कहती है, दुश्मन ने चंद्रगुप्त को मारने के लिए भेजी एक विषकन्या, एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से झर पिला पिलाकर पाला गया था कि उसका छूना भी मौत थी। चाणक्य ने उसे चंद्रगुप्त से हटाकर पर्वतक की तरफ मोड़ दिया। साथी मर गया, इल्जाम दुश्मन पर आया और चंद्रगुप्त अकेला मालिक बन गया। ना कोई साझेदार, ना कोई कर्ज। पर नंद का सबसे तेज दिमाग अब भी बाकी था, उनका महामंत्री राक्षस। वो हार मानने को तैयार नहीं था। छुपकर वो चंद्रगुप्त को मारने की, नंद वंश को वापस लाने की साजिशें रचता रहा। और यहां चाणक्य ने सबसे बड़ी चाल चली। उसने राक्षस को मारा नहीं, उसे फंसाया। नकली चिट्ठियां लिखवाईं, अपने जासूस उसके खेमे में बैठाए और राक्षस की ही मुहर का इस्तेमाल किया, ताकि राक्षस के अपने साथी ही उसके गद्दार लगने लगे। एक एक करके राक्षस के सारे सहयोगी उससे छिनते चले गए। राक्षस को आखिर तक पता ही नहीं चला कि यह पूरा जाल किसने बुना है। और जब चाणक्य ने उसके सबसे करीबी दोस्त की जान अपने हाथ में ले ली तो उसे बचाने के लिए राक्षस ने हथियार डाल दिए। नंद का सबसे वफादार दुश्मन बन गया चंद्रगुप्त का मंत्री। नया साम्राज्य पुरानी मशीन को तोड़ नहीं रहा था, वो उसे जिंदा चलता फिरता अपने कब्जे में ले रहा था। पाटलिपुत्र के चारों तरफ का हर राज्य गिर चुका था। बचा था सिर्फ वो एक महान किला शहर और उसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सेना। घेरा कस गया। गिनती में बहुत कम होकर भी चंद्रगुप्त ने वो अजेय किला तोड़ दिया। कहते हैं सूखे मौसम और नदी के पानी तक को उसने अपना हथियार बना लिया और धनानंद गिर गया। जिस लड़के का कोई नाम नहीं था वो अब दुनिया के सबसे अमीर सिंहासन पर बैठा था। लगभग 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का जन्म। और उस दिन चुपचाप चाणक्य ने अपनी छोटी बांध ली। कसम पूरी हो चुकी थी। पर अब यह सिर्फ भारत की बात नहीं थी। जब अलेक्जेंडर का अपना उत्तराधिकारी सेल्यूकस भारत वापस छीनने आया तो चंद्रगुप्त ने उसे भी झुका दिया। संधि हुई। चंद्रगुप्त को मिली अफगानिस्तान तक की जमीन और सेल्यूकस को मिले 500 युद्ध हाथी। नाम रहित लड़का अब अलेक्जेंडर की दुनिया के वारिसों के बराबर खड़ा था। उसके पास सब कुछ था, समुद्र से पहाड़ों तक साम्राज्य, एक वंश की शुरुआत और आने वाला एक वारिस। और ठीक इसी पल यह कहानी हमेशा के लिए खत्म होते होते बची। कहते हैं चाणक्य को डर था कि किसी दिन कोई राजा को जर देकर मार देगा, इसलिए उसने सालों तक चुपके से चंद्रगुप्त के खाने में जहर की छोटी छोटी मात्रा मिलाई ताकि उसका शरीर जहर का आदी हो जाए। चंद्रगुप्त को खुद इसका पता नहीं था। एक दिन राजा ने अनजाने में अपना खाना बांटा अपनी रानी दुर्धरा के साथ, जो 9 महीने की गर्भवती थी। उसके शरीर में जहर सहने की ताकत नहीं थी। वो कुछ ही पलों में गिर पड़ी। चाणक्य वहीं था और उस एक पल में जहर बच्चे तक पहुंचे उससे पहले उसने रानी के शरीर को चीरकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। पर एक बूंद, एक बिंदु बच्चे के माथे को छू चुकी थी। उसका नाम रखा गया बिंदुसार, वंश का वारिस। एक पल के अंतर से बचा। पर रुकिए, सोचिए, अगर वो एक पल दूसरी तरफ चला गया होता तो? अगर चाणक्य एक पल देर कर देता और वो बच्चा सांस ही ना ले पाता तो कोई बिंदुसार नहीं, और बिंदुसार नहीं तो कोई अशोक नहीं। कलिंग के खून में डूबकर पश्चाताप में टूटने वाला कोई सम्राट नहीं। युद्ध से करुणा की तरफ पलटने वाला कोई साम्राज्य नहीं। पूरे एशिया में बौद्ध धर्म फैलाने वाली कोई ताकत नहीं। सारनाथ का कोई सिंह स्तंभ नहीं। और उस झंडे के बीच में घूमता कोई अशोक चक्र नहीं, जो तब शायद कभी होता ही नहीं। ये कभी सिर्फ एक राजकुमार के बचने की कहानी थी ही नहीं। ये कहानी है कि एक बच्चे का बच जाना
एक पूरी सभ्यता का भविष्य कैसे बदल सकता है। वो भारत, वो एशिया जो आप आज जानते हैं। पर वो बचा, वो एक बूंद काफी नहीं थी, और इसीलिए वो चक्र आज भी घूम रहा है, उस झंडे पर, हर नोट पर, इस पल आपके सिर के ऊपर। और वो बचा हुआ बच्चा बड़ा होकर एक बेटे का पिता बनेगा, और वो बेटा एक ही युद्ध में 1 लाख लोगों को मार डालेगा, और फिर कभी तलवार नहीं उठाएगा। एक कातिल कैसे बन गया एक बुद्ध, एक विजेता कैसे बन गया इतिहास का सबसे अनोखा सम्राट। वहीं हम आगे चलेंगे। अगर ये कहानी आपको वहां तक ले आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली कड़ी आप तक पहुंचे। क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो हुआ, इतिहास वो भी है जो हो सकता था।